हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं RW वॉरियर क्लासेज। तो इस पर जो है हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे आज पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या हुई थी। तो यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है। यूरोप महादेश में इटली, यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, 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 पोलैंड, रोमानिया आदि देश आते हैं। ये सब जो है, ये सब जो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अब राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का तत्व क्या, इसको जो इसके बारे में जानते हैं। यूरोप के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां हुई थी, और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श नेपोलियन ने सैन्य अभियान चलाया था और मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति लाई थी। अब आगे पढ़ते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका क्या क्या कारण था। तो समाज 3 वर्ग में विभाजित हुआ था। पहला का नाम था पादरी, दूसरा का नाम था कुलीन, तीसरा का नाम था निम्न वर्ग। तीनों वर्ग के बीच काफी असमानता थी। फ्रांस का राजा लुई सोलहवां निरंकुश शासक था। फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम को देखते हैं। तो लुई सोलहवां के राजशाही का अंत हुआ। जनतंत्र का स्थापना यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। नेपोलियन युग 1804 से 1815 तक इसका शासनकाल रहा। तो नेपोलियन 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया। 1815 में नेपोलियन ने वाटरलू के युद्ध में हार गया। तो आगे चलिए पढ़ते हैं। मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर
सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया, जहां 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गया। अब पढ़ते हैं मेटरनिख युग 1815 से 1848 तक मेटरनिख युग का शासन रहा। यूरोप में विजय शक्तियां नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने की थी। मेटरनिख प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापित करना। वियना कांग्रेस की उपलब्धियां इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स ने प्रदेश बोर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया था। बोर्बो वंश का सम्राट कौन था? फर्डिनेंड था। इसी को दे दिया था सिसिली और नेपल्स प्रदेश। रोम और उसके आसपास के राज्यों पोप को सौंप दिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। ऑस्ट्रेलिया की प्रभुता कायम हुई। पर्मा, मेडोना और टस्कनी के प्रांत हेबर्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। जनेवा और पीडमाउंट के राज्यों में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी में 39 रियासत का संघ कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। अब आगे चलिए पढ़ते हैं। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण मेटरनिख प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। चार्ल्स 10वां निरंकुश शासन रहा इसका। चार्ल्स 10वां द्वारा जनतंत्रवादी भावना की स्थापना की गई थी। उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग का विरोध किया गया। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या था? तो चार्ल्स 10वां फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चले गए। चार्ल्स 10वां था, फ्रांस की गद्दी को त्याग करके इंग्लैंड चला गया। फ्रांस में बोर्बो वंश का अंत किया। वहां जाके जो है बोर्बो वंश का क्या अंत कर दिया। आयरलैंड वंश के हुई फिलिप का शासक बनाना। उदारवादियों एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना क्या। अब मेटरनिख युग की चुनौती क्या थी? मेटरनिख युग की चुनौती के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद पढ़ते हैं 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण लुई फिलिप का कमजोर नीति था। लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो
गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। संवैधानिक संवैधानिक वैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना। पूंजीपति वर्ग को साथ करना। असफल विदेश नीति बेरोजगारी एवं भूखमरी का बढ़ाना। अब आगे पढ़ते हैं। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम में क्या क्या हुआ था? तो पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ। द्वितीय गणराज्य की स्थापना। लुई नेपोलियन III का फ्रांस का सम्राट बनाना। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त हो गया था। 19वीं सदी में इटली ने कितने राज्यों में विभक्त हो गया था? 7 राज्यों में विभक्त हो गया था। इटली 7 राज्यों। सवई सार्डिनिया राज्य का राजा। लोम्बार्डी वेनेशिया और ऑस्ट्रिया का था। सिसिली और नेपल्स ये फर्डिनेंड का था। पेपल ये पोप का था राज्य। पद्मा ये हेबसबर्ग राजवंश का था। मेडोना ये हेबसबर्ग राजवंश का था। टस्कनी हेबसबर्ग राजवंश का ये भी था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इटली के एकीकरण का बाधक तत्व क्या क्या इसका बाधक तत्व था? इटली के एकीकरण का बाधक तत्व। तो इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इटली और ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। पोप का इच्छा था कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो। ये पोप का इच्छा था। इटली के एकीकरण में सहायक तत्व। तो इटली के एकीकरण में सहायक तत्व राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव हुआ था। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में संगठित किया गया था। पहले का नाम था सिस्पाइन, लुगिलिन और ट्रांसपेडोन। वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण। मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी सोच। नागरिक आंदोलन हुआ था। मेजनी कॉन्टकाबुर को गैरीबाल्डी का योगदान दिया। तो अब जो है मेजनी के बारे में पढ़ेंगे। मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारधारा का समर्थन और योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। 1830 में उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से जाना पड़ा। मेजनी ने 1831 में यंग इटली नामक संस्था का
स्थापना किया मेजनी 1804 में मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। 1848 में मेजनी पुनः इटली आया। 1848 में मेजनी ने पुनः इटली आया। मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण मार्ग अवरुद्ध हो गया। मेजनी पुनः चला गया। काउंट काबूर के बारे में पढ़ते हैं। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमेनुएल काउंट काबूर विक्टर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे अधिक बाधा किसको मानता था? तो ऑस्ट्रिया को मानता था। 1853 से 1854 के क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूर ने फ्रांस के तरफ से भाग लिया। क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूर ने फ्रांस के तरफ से भाग लिया था। काउंट काबूर फ्रांस के नेपोलियन III के एक कूटनीतिज्ञ संधि किया, ऑस्ट्रिया को पराजित किया। काउंट काबूर ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी और पिडमाउंट पर कब्जा किया। काउंट काबूर ने ऑस्ट्रिया को हरा करके लोम्बार्डी और पिडमाउंट पर कब्जा कर लिया। फ्रांस को मदद करने के बदले में काबूर ने नीस और सेवाय नामक रियासत फ्रांस को दे दिया। 1860-61 तक काबूर सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासतों को मिला दिया। 1862 तक दक्षिणी इटली रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी सब पर रियासत को मिला लिया। गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ते हैं। गैरीबाल्डी पैसे से नाविक था और मेजनी के विचार का समर्थक था, परंतु बाद में काबूर ने संवैधानिक राजतंत्र का पक्षकार बन गया। गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर गणतंत्र का स्थापना किया। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण का योजना बनाया तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी।
इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबूल से हो गई। चलिए शुरू करते हैं। तो दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को विक्टर एमेनुएल को दे दिया। 1862 में गैरीबाल्डी की मृत्यु हुई। 1862 में गैरीबाल्डी की मृत्यु हो गया। 1871 में फ्रांस परसा युद्ध के दौरान विक्टर एमेनुएल ने रोम को इटली में मिला लिया और रोम अपना राजधानी घोषित कर दिया। अपना राजधानी घोषित कर लिया। इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ। जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व देखते क्या सब है। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। राष्ट्रवाद के भावना का अभाव हुआ था। जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व क्या इसका सहायक तत्व था। तो 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। बुद्धिजीवी और कलाकारों जैसे हिगेल, हम्बोल्ट, अकंडंट जेवक ग्रीम द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव हुआ। 1834 में व्यापारियों द्वारा ज्वेलरीन नामक आर्थिक संघ का निर्माण किया। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा ब्रुसेन सेप्ट नामक संस्था की स्थापना की। मेटरनिक द्वारा दमनकारी कानून काल्सवाद के आदेश या विलियम एवं बिस्मार्क का योगदान रहा। बिस्मार्क के बारे में पढ़ते हैं। बिस्मार्क परसा के शासक विलियम चांसलर का चांसलर था। विलियम का क्या था? चांसलर था। बिस्मार्क जर्मन डाइटन में परसा का प्रतिनिधित्व था। बिस्मार्क हिगेल की विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया। अपनाई थी। 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किया। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से स्लेस्विग और हॉलेस्टीन को डेनमार्क से छुड़ाया। 1866 में ऑस्ट्रिया परसा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। सेडोवा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई तथा परसा से प्रभुत्व समाप्त हुआ। अब चलिए बिस्मार्क के बारे में पढ़ते हैं।
बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम का चांसलर था। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम था और इसका चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। बिस्मार्क जर्मन डाइट में पर्सा का प्रतिनिधित्व था। बिस्मार्क हेगेल की विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। 1864 में पर्सा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किया। बिस्मार्क ने स्लेस्विग पर जर्मन का अधिकार एवं हॉलस्टीन पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व माना। हॉलस्टीन की जर्मन आबादी को भड़काकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के माहौल का निर्माण किया। 1866 में ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। दक्षिण जर्मन राज्यों में हस्तक्षेप एवं स्पेन की राजगद्दी के सवाल पर फ्रांस में युद्ध का माहौल का निर्माण किया। 1870 में फ्रांस पर्सा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। 10 मई 1871 को फ्रांस पर्सा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो अब यहीं तक आज के लिए, और जो है नेक्स्ट वीडियो में यूनान से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।